बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में सीएम पद से सस्पेंस अब लगभग हटता जा रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ ही देर पहले की गई, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अपना दावा छोड़ने के पूरे संकेत दिए। उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में सीएम या नई सरकार की राह में वो किसी भी तरह से अड़चन नहीं डालेंगे। बीजेपी जो भी फैसला लेगी उन्हें वह मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों से बातचीत की है और कहा है कि सरकार बनाने को लेकर कोई रुकावट उनकी तरफ से नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल महायुति की बैठक होगी और फिर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है और ये मेरी जो पहचान बन गई है लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे के फैसले का स्वागत किया है। बहुत ही बड़े दिल के नेता हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे, उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वो हम सबको मान्य है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की लीडरशिप जो है वो क्या चीज है, वो एकनाथ शिंदे जी को समझ नहीं। मैंने कहा कि आज तक का जो उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए हैं। महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम को विलेन बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के नेता ईवीएम पर हार का दोष मढ़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि वो बैलेट पेपर से चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर देश भर में अभियान चलाएंगे। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के नेता भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं।
10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। ईवीएम बहुत गुस्सा है उम्मीदवार, और ये गुस्सा उम्मीदवार नहीं है, महाराष्ट्र की जनता बहुत व्यथित है कि ये क्या हो गया। देखो, हम मान सकते हैं कि चलो हमें 30 सीट मिली, 20 सीट मिली, कांग्रेस को 40 सीट मिली, शिवसेना को 30 सीट मिली, शरद पवार को 10 सीट। तो बीजेपी की तरफ से भी जो लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब सामने आया है। विपक्ष पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। आइए आपको सुनाते हैं कि ये बैलेट बॉक्स वाला विषय लेकर जो पीआईएल आई है उसको खारिज करते हुए कि ईवीएम पर सवाल केवल तब उठते हैं जब आप चुनाव हारते हैं। और सच में तो यही बात है ना। ईवीएम वायनाड में ठीक, जम्मू कश्मीर में ठीक, झारखंड में ठीक, पंजाब के बाईपोल्स में ठीक, के कर्नाटका में ठीक, तेलंगाना में ठीक, और ख़राब होती है केवल हरियाणा और महाराष्ट्र में। मतलब कि राहुल गांधी को हार से बचाना है तो ईवीएम पर निशाना है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम भी ईवीएम पर अपनी राय रख चुके हैं। कार्तिक का कहना है कि उनका ईवीएम को लेकर एक्सपीरियंस बुरा नहीं रहा है। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है जिससे वो ईवीएम में गड़बड़ी को साबित कर सके। I have a different view about the EVM. I mean, if my senior party colleagues have a different view, it's for them to articulate it. I have been participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. If others have some sort of doubt about the efficacy of the EVM, it's really for them to say. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVMs, because we win elections in EVMs, we lose elections in EVMs. So, I mean, unless somebody comes up with really scientific data to prove that there has been manipulation, I can't. I'm not willing to change my mind. But if others, I know that many in my party have a different point of view. If they have a different point of view, it's really for them to explain it. तो चुनाव में हार के बाद विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव की मांग? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। निफ्टी बैंक मंथली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 230 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 80 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखी गई। आज के बाजार में एनर्जी, पीएससी, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज किन शेयर्स और सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रफ्तार थी और किन शेयर्स में कमजोरी देखने को मिली? तो बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम डेफिनेटली आज हमें देखने को मिला है। सबसे पहले अगर निफ्टी की गेनर की बात करी जाए तो नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स का, जहां पे हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ये दोनों ही स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी के साथ जाके बंद हुए हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें बीएल की और साथ ही साथ ट्रेंड की भी, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि लूजिंग पॉकेट में कौन से स्टॉक्स आज शामिल हुए हैं। सबसे पहले नाम आता है अपोलो हॉस्पिटल का, जहां पे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। टाइटन, श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ विप्रो भी आज एक गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो ये तो बात थी निफ्टी के गेनर और लूजर की। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप में ऐसे कौन से शेयर थे जहां पे एक अच्छा और एक बुरा मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया में, जहां पे कल के सत्र में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। साथ ही साथ बीडीएल में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना रहा, मैसगॉन डॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम था और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड, यानी कि अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स
है उन्होंने यहाँ पे बाजी मारी और अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है प्रेस्टीज का, जहाँ पे अगर हम बात करें सिटी की तो मॉर्गन स्टैनली की, तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग दी है और जिसके चलते प्रेस्टीज में आज एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट रियल एस्टेट में अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ नजर भी डालें तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है आज के सत्र में, और साथ ही साथ अपोलो टायर्स और IDFC फर्स्ट बैंक भी आज एक गिरावट के साथ बंद हुए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अदानी ग्रुप में आज जोरदार तेजी है। दरअसल अदानी ग्रीन एनर्जी ने एक्सचेंज को ये जानकारी दी है कि यूएस में गौतम अदानी, सागर अदानी पर FCPA का चार्ज नहीं है। तो इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो अदानी ग्रुप की तरफ से अदानी ग्रीन का जो एक्सचेंज फाइलिंग है उसको जब आप देखें तो क्लियरली बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी पे जो करप्शन चार्जेस लगे हैं और जो मीडिया इंटरप्रिटेशन है वो गलत है और कहीं ना कहीं कंपनी ने ये बात रखी थी। इसके अलावा कंपनी ये कहती है कि जो यूएस में गौतम अदानी के ऊपर FCPA के अंदर जो चार्जेस की बातें कर रही है मीडिया और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स, वो सरासर जो है वो सही नहीं है। इनफैक्ट FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो यूएस में जिसकी बातें हो रही हैं उसके अंडर का कोई भी चार्ज गौतम अदानी, सागर अदानी या विनीत जैन जो CEO रहे हैं अदानी ग्रीन के, उन पे नहीं लगा है। इनफैक्ट जो चार्जेस लगे हैं वो CDPQ और अजूर पावर के ऑफिशियल्स पे लगे हुए हैं। ऑब्वियसली जो रिश्वत के चार्जेस हैं और जो रिश्वत लेने देने की जो बात सामने आई है DOJ के इंडाइटमेंट लेटर में, वो सरासर गलत है। इनफैक्ट जो लीगल ओपिनियन भी कंपनी को आ रही है उसके तहत ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के कोई भी चार्जेस नहीं है। हालांकि चार्जेस हैं जो सिक्योरिटी फ्रॉड और वायर फ्रॉड को लेके, उसके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई की जाएगी, लीगल ओपिनियन ली जाएगी। और कहीं ना कहीं इस न्यूज़ रिपोर्ट के आने के बाद सारे के सारे अदानी ग्रुप के शेयरों में 5 से 15% तक की आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर सब्सिडी जारी तो रहेगी लेकिन पहले से आधी दर पर। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जिस खबर में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट के लिए थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव दोनों ही है। पॉजिटिव ये है कि जो सब्सिडी बंद हो गई थी 7 नवंबर के बाद से वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कैच ये है कि जो सब्सिडी का अमाउंट है वो 5,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर से कम कर उसको आधा कर दिया गया है, 2,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर कर दिया गया है। दरअसल जो सब्सिडी स्कीम है PM E-ड्राइव उसमें 2 साल का टारगेट था। पहले साल में 80,000 गाड़ियों को सब्सिडी देनी थी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को, और दूसरे साल में 1,25,000 के लगभग। अब पहले साल का जो टारगेट है वो 7 नवंबर तक ही पूरा हो गया था और उसके बाद से सब्सिडी सरकार ने टेम्परेरली बंद कर दी थी। इसके बाद जो ऑटो सेक्टर है उसके तरफ से मांग की जा रही थी कि एक क्लैरिटी ली जाए, तो अब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें साफ कहा है कि सब्सिडी तो जारी रहेगी, जो अगले साल का टारगेट है वो हमने प्रीपोन कर दिया है, मार्च 2026 तक सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन जो आधा रेट है यानी कि 2,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर, उस रेट से अब सब्सिडी मिलेगी। तो एक क्लैरिटी ज़रूर मिली है इंडस्ट्री को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब्सिडी नहीं मिल रही थी, बंद हो गई थी। अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब सब्सिडी जारी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी की जो रकम है वो आधी कर दी गई है। अब सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट नहीं चलेगा। सरकार सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसे जुड़े नियमों को कड़ा करने की जरूरत है। एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। एम्स की ताजा स्टडी में पाया गया है कि देश के कई वर्गों में अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से 10 से 80% विटामिन डी की कमी है। शरीर के लिए विटामिन डी कितना जरूरी है, उसकी कमी होने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है, इन सभी सवालों का जवाब दिया एम्स मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट के MD प्रोफेसर R गोस्वामी ने, जिन्होंने विटामिन डी डेफिशिएंसी पर स्टडी की है। आइए आपको सुनाते हैं।
सर इंडियंस की बात करें, भारतीयों की बात करें तो विटामिन डी की डिफिशियंसी कितनी ज़्यादा पाई जा रही है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉपुलेशन में विटामिन डी डेफिशिएंसी देख रहे हैं। अगर आप इंडोर पॉपुलेशन में देखेंगे, जैसे ऑफिस गोइंग होते हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं, या सर्जन जो सारा दिन ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर मात्रा काफ़ी ज़्यादा में हो सकती है। और डिपेंडिंग अपॉन कट ऑफ इट कुड बी 30%, 40%। अगर कट ऑफ आप 12 नैनोग्राम रखते हैं नॉन डेफिशिएंसी का, तो आपको कम मिलेगा। अगर आप 30 नैनोग्राम रखते हैं तो 30-40% उनके अंदर भी हो सकता है। तो सर कई सारे मिथ हैं इसको लेकर, तो अगर आपने जिस तरह से स्टडी में पाया, क्या कुछ लोगों की चिंताएं हैं, कितना एक ये चैलेंज आपकी हेल्थ के लिए साबित हो सकता है इफ़ यू आर डेफिशिएंट विटामिन डी की डेफिशिएंसी और साथ साथ कैल्शियम की डेफिशिएंसी? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर बच्चों की हाइट छोटी रहती है तो आगे चलकर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। तो विटामिन डी की मात्रा अगर बचपन से ही ठीक रहे तो बहुत ज़रूरी है, उनकी हाइट में बढ़ने में मदद मिलेगी। और अगर पूरे समय तक ठीक रहे आगे चल के, तो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट हो सकता है। तो सर क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, किस तरह से इसकी डोज को पूरा किया जा सकता है? इसके सिम्टम्स होते हैं, बोन पेन्स हो सकता है, मसल एक हो सकती है, हाइट छोटा रहना हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। जैसे एडल्ट एज में आपकी हाइट घटना शुरू हो गया या कमर झुकना शुरू हो गया, तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, आपका हिप फ्रैक्चर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डेफिशिएंसी हो, या और भी बहुत तरह की मेटाबॉलिक बोन डिसीज से आ सकती हैं, जिसको पैराथायरॉइड एडिनोमा बोलते हैं हम। तो वो सब इसकी कमी की वजह से आ सकती है। सर कई सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब करके डोज भी ले रहे हैं, तो आपके हिसाब से एक्टिव या इनएक्टिव इसमें क्या फ़र्क होता है और किस तरह की डोज लेनी चाहिए इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए? एक्टिव लेना चाहिए। एक्चुअली बॉडी में जो एक्टिव विटामिन डी बनता है वो किडनी में बनता है। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको एक्टिव लेना चाहिए। अगर आपका किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एज सच हेल्दी हैं, आपको रिपोर्ट में ही पता चला कि लेवल नॉर्मल, तो आपको सिंपलेस्ट और सबसे इकोनॉमिकल विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी अपने आप कंट्रोल एंड चेक्स रखता है, उसके ऊपर टॉक्सिसिटी होने नहीं देता। तो आपको कॉलीकैल्सिफेरॉल नाम की एक दवाई है, सैशे फॉर्म में भी आती है, टैबलेट में भी आती है, वो लेना चाहिए, ना कि कैल्सिट्रियोल जो कि एक्टिव विटामिन डी है, सिंपल विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑलराइट सर, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे कितनी डोज लेनी चाहिए विटामिन डी? उसको अंदाजे से अगर वो 60,000 यूनिट एक महीने में एक सैशे लेगा तो उसकी मात्रा पर्याप्त होगी और उसके लेवल्स भी ठीक मिलेंगे, पर उसको लेना पड़ेगा हर महीने। तो आखिर कैसे आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। M&M की पहली ईवी एसयूवी से पर्दा उठ चुका है। चेन्नई में कंपनी ने एक साथ 2 नई एसयूवी XEV9e और BE6e की झलक दिखाई। देखने में काफी स्टाइलिश है। कंपनी का दावा है कि परफॉर्मेंस के मामले में भी ये काफी दमदार है। BE6e की कीमत 19 लाख और XEV9e की कीमत 22 लाख रुपए से शुरू होती है। M&M की BE6e के खास फीचर्स बता रही हैं चेन्नई से दीपाली राणा। ये है BE6e यानी बी ब्रांड के अंडर लॉन्च होने वाला पहला प्रोडक्ट। इसके लुक्स काफी फ्यूचरिस्टिक, काफी स्टाइलिश और अपने कॉन्सेप्ट मॉडल से मिलते जुलते हैं। काफी शार्प कट्स एंड एजेस आपको मिलते हैं। एक चीज आपको दिखाते हैं, यहाँ आपको बोनेट के थ्रू पास होता हुआ ये एयर डक्ट मिलता है, यानी ये ओपन स्पेस है बेटर एफिशिएंसी के लिए। फ्रंट में आपको ये सी शेप्ड DRLs मिलते हैं और इनके अंदर आपको ये 2 स्प्लिट सेटअप में हेडलैम्प्स दिए गए हैं। 19 इंच और 20 इंच के व्हील्स का ऑप्शन है और गाड़ी के चारों तरफ आपको ये डार्क ब्लैक ग्लॉस क्लेडिंग मिलती है। पूरी गाड़ी में फ्लश फिटेड डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये स्ट्रैप स्टाइल में डोर हैंडल्स मिलते हैं और देखिए ड्राइवर पोजीशनिंग ऐसी है कि फील ऐसी मिलती है कि आप किसी एयरक्राफ्ट कॉकपिट में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटेंडेड सेंट्रल कंसोल है जो कि ड्राइवर को चारों तरफ से कवर करता है। यहाँ आपको ये ओवरहेड कंसोल भी मिल रहा है जहाँ पर वेरियस फंक्शंस मौजूद हैं। आपको ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन यहाँ आप देखिए इसकी स्टाइलिंग कितनी डिफरेंट है एग्जिस्टिंग कार्स के मुकाबले। यहाँ आपको ये चार्जिंग का स्पेस मिल रहा है। आप इसके गियर लीवर को देखिए, ये किसी एयरक्राफ्ट कॉकपिट की तरह ही फील लेंड करता है और यहाँ आपको इस सेंट्रल कंसोल के नीचे फ्री
काफी स्पेस मिलता है थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, और ये एक्सटेंडेड डैशबोर्ड आपको मिल रहा है। सीट भी इसकी काफी कंफर्टेबल है, तो काफी यूनिक स्टाइलिंग आपको इस गाड़ी में मिलती है। 59 और 79 किलोवाट का बैटरी पैक, 228 281 एचपी की पावर, और ये क्विक भी है। 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 6.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। प्राइसिंग 19 लाख के आसपास रखी गई है। ये स्टार्टिंग प्राइस है, फुल प्राइस लिस्ट जनवरी में रिवील होगी। वहीं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बाजार में लड़ाई तेज हो गई है। होंडा ने आज अपनी सुपरहिट स्कूटर एक्टिवा के 2 इलेक्ट्रिक वर्जन एक्टिवा ई और QC1 लॉन्च कर दिए हैं। एक्टिवा ई में स्वैपेबल बैटरी होगी, जबकि QC1 में फिक्स बैटरी होगी। स्कूटर बंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध होंगे। क्या है नई होंडा एक्टिवा में खास, बता रहे हैं कुमार संजय। होंडा ने फाइनली अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी है। पहला है एक्टिवा ई आपके सामने है, और दूसरा है QC1। वो अफोर्डेबल प्राइस के साथ अनाउंस होगा, और उसका रेंज कम है। इसका जो रेंज है जो एक्टिवा ई का, कंपनी का दावा है 102 किलोमीटर फुल चार्ज में। और ये एक्टिवा की खासियत है कि इसमें आपको स्वैपेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है। सीट के नीचे है, ये आप देख सकते हैं, इसमें 2 बैटरी पैक दिया गया। आप इसको निकाल करके आप चार्ज करना है, और चार्ज से लेकर के यहाँ पर आप डालना है। तो इसमें 2 बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया, और इसका जो बैटरी पैक का पावर है वो है 3 किलोवाट का, 1.5 और इस स्कूटर में 6 किलोवाट का मोटर लगा है, और जो उसका पावर आउटपुट है काफी अच्छा खासा है। 22 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच के टायर हैं, जबकि जो QC1 है उसमें 1.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इसी वजह से जो उसकी रेंज कम है, कंपनी का दावा है कि उसकी रेंज है 80 किलोमीटर, और जो उसकी टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर, यानी वो स्लो स्पीड वाली स्कूटर है। कंपनी इन दोनों स्कूटर जो प्राइस है वो 1 जनवरी के बाद अनाउंस करेगी, और कंपनी इस एक्टिवा ई में आपको बास बैटरी एज ए सर्विस का ऑप्शन दे रही है। और कंपनी इस स्कूटर पर 3 साल की वारंटी, चाहे वो गाड़ी हो, मोटर हो या फिर बैटरी। अब देखना होगा कि होंडा इन दोनों स्कूटर का प्राइस कितना रखती है। M&M की ईवी स्पेस में एंट्री के बाद कंपनी के ED एंड CEO राजेश जेजूरीकर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दीपाली राणा ने। आइए आपको दिखाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा SUV गेम में टॉपर है, रेवेन्यू वॉल्यूम्स में नंबर 2 पे आता है, और अब EVs की बात करें तो इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले तो जैसे आपने गाड़ियां देखी, दे आर रियली कटिंग एज प्रोडक्ट्स। कल हम लोग ने स्लाइड्स में दिखाए हैं, और आज आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया दिस। वी हैव कंपेयर्ड विद द ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है, टेक्नोलॉजी है, फीचर्स है, आर कंपेरेबल टू नॉट जस्ट एनी अदर इंडियन ब्रांड बट द बेस्ट ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स। एंड व्हेन वी से ग्लोबल लग्जरी ब्रांड, हमने कल दिखाया था कि जो 50 to 70 lakhs प्राइस पॉइंट UK प्राइसेस के कन्वर्जन करें तो वी हैव कंपेयर्ड विद 4 of them, and on most parameters we are comparable to those brands, but the prices are Indian. So I think that's really the strategy कि हम लोग the best of the world को इंडियन प्राइसेस में कैसे ला सकते हैं, जिससे कैटेगरी क्रिएट हो सकती है। एंड उसीलिए हम लोग इस इवेंट को अनलिमिट इंडिया बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट महिंद्राज मोमेंट, इट इज़ इंडियाज मोमेंट, एंड इट्स इंडियाज अपॉर्चुनिटी टू रियली show the entire world what India is capable of creating. अच्छा राजेश जी, अगर हम EVs की बात करें इंडिया में या ग्लोबली, तो ग्लोबली हमें बिट ऑफ स्लो डाउन देख रहे हैं। इंडियन मार्केट में भी अभी EV अडॉप्शन उतना अग्रेसिवली या एनकरेजिंग नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर हम M&M की बात करें तो क्योंकि आप SUVs में टॉप नंबर पर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, EVs के लिए आपकी सोच क्या है? क्या आपको लगता है इन प्रोडक्ट्स के साथ आप EV SUVs में भी गेम में आगे रहेंगे? बिल्कुल लगता है, और हम लोग को ये लगता है कि करंटली जो कैटेगरी है ईवीज़ की, ऑब्वियसली इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, लेकिन वी ऑल्सो बिलीव कि इस तरह के प्रोडक्ट्स इंडिया में थे ही नहीं जिससे कैटेगरी क्रिएट हो सकती थी। अब इन दोनों प्रोडक्ट से कैटेगरी क्रिएशन होगा, एंड एंड प्राइसिंग हम लोग ने उसीलिए एग्रेसिव रखी है, क्योंकि ऑन रोड आप जब कंपेयर करेंगे द मार्केट बिटवीन 20 to 30 लाख जो ऑन रोड प्राइसेस की मार्केट है वो काफ़ी लार्ज है। पर मंथ एक कैटेगरी में 18,000 और दूसरे कैटेगरी में 23,000 पर मंथ, ये दोनों सेगमेंट्स में इज़ द साइज ऑफ द ऑन रोड प्राइस मार्केट बिटवीन 21 and 30 lakhs. So we really think we have a good opportunity to help customers move from
current petrol or diesel options to these born electric origin SUVs. तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।